नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो किसी भी भूमि के लिए आप कह सकते हैं जीवन धारा समान है, नदियां। हाँ, बिल्कुल। और खास तौर पर हम मध्य प्रदेश की नदियों पर आज बात करेंगे, जिसे अक्सर नदियों का मायका भी कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा। नदियाँ वो सिर्फ पानी के रास्ते नहीं है ना? वो संस्कृतियों को सींचती हैं, जमीन को आकार देती हैं और मतलब जीवन का आधार ही है। मध्य प्रदेश के लिए तो ये बात और भी सच है। हाँ, हमारे पास मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम्स पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ नक्शे हैं और कुछ डिटेल्ड जानकारी भी है। तो हमारा इरादा है कि इन स्रोतों के जरिए मध्य प्रदेश की जो नदी प्रणालियां हैं, उनका जो जटिल ढांचा है और जो मुख्य नदियां हैं, उनका क्या महत्व है, उसे समझें। जी, तो शुरुआत करें इसी शब्द से, अपवाह तंत्र, है ना? अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक मुख्य नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, उनका एक जाल है, एक नेटवर्क है। अच्छा। हाँ, जो मिलकर एक पूरे इलाके के पानी को इकट्ठा करके समुद्र तक या किसी बड़ी झील तक पहुंचाता है। और मध्य प्रदेश की जो खास बनावट है, मतलब ये कि वो पठारी इलाका है, क्या इसका नदियों के बहने के तरीके पर कोई असर पड़ता है? जैसे स्रोतों में वृक्षाकार या डेंड्रेटिक पैटर्न का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि ये पठारी इलाका है, तो यहाँ की नदियाँ और उनकी जो छोटी छोटी धाराएं हैं, वो अक्सर ऐसे फैलती हैं जैसे किसी पेड़ की टहनियाँ हो। अच्छा, जैसे पेड़ की शाखाएं। हाँ, बिल्कुल। इसी को हम वृक्षाकार या डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। और ये यहाँ सबसे आम पैटर्न है। और जैसा आपने शुरू में कहा, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहते हैं? हाँ। इसका एक बड़ा कारण यही है कि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जन्म लेती हैं और फिर दूसरे राज्यों की तरफ बह जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं ना, बेटियां मायके से विदा होती हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प उपमा है। तो इन स्रोतों और नक्शों को देखें तो मध्य प्रदेश में कितने मुख्य नदी तंत्र हैं या बेसिन है? देखिए, स्रोत वन का नक्शा और जो जानकारी है वो इसे काफी साफ बताती है। मध्य प्रदेश में मुख्य तौर पर 6 अपवाह तंत्र हैं। 6? जी हाँ, 6। गंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र और आखिर में सबसे छोटा वाला महानदी अपवाह तंत्र। मतलब काफी विविधता है। हाँ, ये तो काफी हैं। क्या इन सभी नदियों में कुछ मिलती-जुलती बातें भी हैं? कुछ कॉमन फीचर्स? हाँ, कुछ सामान्य बातें तो है ही। जैसे मध्य प्रदेश की ज्यादातर नदियां प्रायद्वीपीय हैं। प्रायद्वीपीय मतलब ये कि वो हिमालय की नदियों की तरह किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती। वो मुख्य रूप से बारिश के पानी पर निर्भर हैं। अच्छा, तो बारिश पर निर्भर हैं। हाँ, इसीलिए मॉनसून में तो खूब पानी होता है, उफान पर होती हैं, लेकिन गर्मियों में पानी कम हो जाता है। और इनका बहाव भी अलग-अलग दिशाओं में है। कुछ उत्तर की तरफ बहती हैं, कुछ पश्चिम की तरफ, कुछ दक्षिण की ओर और कुछ पूर्व की तरफ भी। और ये पठारी जमीन होने का एक नतीजा शायद ये भी है कि ये झरने बहुत बनाती हैं, वाटरफॉल्स। निश्चित रूप से पठारी का गार होते हैं ऊंचे किनारे, तो उनसे जब पानी गिरता है तो शानदार झरने बनते हैं। और ये मध्य प्रदेश के टूरिज्म का भी बड़ा हिस्सा है। स्रोतों में कुछ और खास तरह के पैटर्न का भी जिक्र है, जैसे अध्यारोपित मतलब सुपर इम्पोज्ड, आयताकार रेक्टेंगुलर और पूर्वानुवर्ती। एंटीसीडेंट? हाँ। ये पूर्वानुवर्ती क्या होता है एंटीसीडेंट? नर्मदा और ताप्ती के लिए लिखा है ये। हाँ, ये बड़ा रोचक कॉन्सेप्ट है। पूर्वानुवर्ती का मतलब होता है पहले से मौजूद। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां जो हैं, वो उस जमीन के ऊपर उठने से भी पहले से बह रही थीं, जहां वो आज बहती हैं। अरे, हाँ, मतलब जैसे जैसे हिमालय बना, इंडियन प्लेट में हलचल हुई, जमीन ऊपर उठी, लेकिन इन नदियों ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। वो एक तरह से आरी की तरह उस उठती हुई जमीन को काटती रहीं और अपना पुराना रास्ता बनाए रखा। इसीलिए इन्हें पूर्वानुवर्ती कहा जाता है। ये अपने रास्ते में आई रुकावटों से भी पुरानी है। कमाल है। ये तो नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं, इतिहास की गवाह हैं। बिल्कुल सही कहा। और सोन नदी में हमें अध्यारोपित और आयताकार पैटर्न मिलते हैं। वो वहां की चट्टानों की बनावट से जुड़े हैं। चलिए अब इन तंत्रों पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले वो जो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है, गंगा अपवाह तंत्र। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। एरिया को लेकर स्रोतों में थोड़ा सा फर्क है। एक स्रोत कहता है लगभग 1,81,066 वर्ग किलोमीटर, दूसरा इसे करीब 2,02,000
2070 वर्ग किलोमीटर बताता है। लेकिन खैर, दोनों ही सूरतों में ये प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन है। पर नक्शा देखने पर एक बात थोड़ी अजीब लगती है। गंगा तंत्र सबसे बड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश की नदियां सीधे गंगा में जाती हुई दिखनी नहीं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। मध्य प्रदेश की नदियां जो है वो डायरेक्ट गंगा नदी तक नहीं जाती। वो पहले गंगा की जो बड़ी सहायक नदियां हैं, खासकर यमुना और सोन, उनमें जाकर मिलती हैं। अच्छा, यमुना और सोन में। जी, फिर यमुना और सोन इस पानी को आगे ले जाती हैं और प्रयागराज और पटना के पास गंगा में मिला देती हैं, और वो फिर अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये सीधा कनेक्शन नहीं है, एक तरह से अप्रत्यक्ष जुड़ाव है। समझ गया। तो इस बड़े तंत्र के अंदर भी कुछ हिस्से होंगे, उपतंत्र? जी हाँ, स्रोत इसे साफ तौर पर 3 मुख्य उपतंत्रों में बांटते हैं। पहला है यमुना उपतंत्र। इसमें प्रदेश की कई जानी मानी नदियां हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये सब उत्तर की तरफ बहकर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती हैं। दूसरा है सोन उपतंत्र। इसमें सोन नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे जोहिला, रिहंद आती हैं। सोन पूरब की ओर बहकर बिहार में गंगा से मिलती है। और तीसरा है टोन्स उपतंत्र। इसमें टोन्स नदी, जिसे तमसा भी कहते हैं, और उसकी सहायक जैसे बीहड़ वगैरह नदियां आती हैं। ये उत्तर पूर्व की तरफ बहकर सीधे गंगा में प्रयागराज के पास मिल जाती हैं। अगर पूरे गंगा बेसिन को देखें, जिसमें कई राज्य आते हैं, तो मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है इसमें? क्या ये महत्वपूर्ण है? स्रोत 2 के हिसाब से देखें तो पूरे गंगा बेसिन का जो कैचमेंट एरिया है, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान करीब 21.02% है। अच्छा खासा है ये तो। हाँ, ये उत्तर प्रदेश 28.02% के बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदान है। फिर राजस्थान 13.06%, बिहार 10.86%, हरियाणा, हिमाचल, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्य भी हैं। तो हाँ, मध्य प्रदेश गंगा बेसिन के लिए पानी का एक बहुत जरूरी स्रोत है। ठीक है। गंगा के बाद दूसरा बड़ा तंत्र कौन सा है? वो है नर्मदा अपवाह तंत्र। ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र है और इसका क्षेत्रफल लगभग 98,796 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। और नर्मदा की तो सबसे खास पहचान यही है कि ये पश्चिम की ओर बहती है, जो भारत की ज्यादातर बड़ी नदियों से उल्टा है। बिल्कुल। नर्मदा मुख्य रूप से विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच बनी एक दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है। यही भूगर्भीय बनावट इसे पश्चिम दिशा की ओर ले जाती है, और इसका पैटर्न, जैसा हमने पहले कहा, ज्यादातर वृक्षाकार यानी डेंड्रिटिक है। ये तंत्र किन किन राज्यों में फैला है? इसका ज्यादातर हिस्सा, करीब 89.8% मध्य प्रदेश में ही है। ओहो, लगभग पूरा ही? हाँ, करीब करीब। बाकी थोड़ा हिस्सा महाराष्ट्र और गुजरात में पड़ता है। इसीलिए नर्मदा मध्य प्रदेश के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जीवन रेखा है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है ताप्ती अपवाह तंत्र का। हाँ, ताप्ती एरिया के हिसाब से तीसरा बड़ा तंत्र है। इसके एरिया पर भी स्रोतों में हल्का सा अंतर है। एक जगह 65,145 वर्ग किलोमीटर लिखा है, जबकि इसरो की गणना 65,432 वर्ग किलोमीटर बताती है। थोड़ा सा अंतर? हाँ, मामूली सा। इसकी मुख्य नदी ताप्ती है, जो बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और ताप्ती भी नर्मदा के साथ साथ ही पश्चिम की ओर बहती है ना? जी हाँ, ये भी एक रिफ्ट वैली में नर्मदा के दक्षिण में उसके लगभग पैरेलल पश्चिम की ओर बहती है और गुजरात में सूरत के पास खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। इसका फैलाव किन राज्यों में है? कुछ प्रतिशत के आंकड़े भी दिए शायद। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैली है और थोड़ा हिस्सा गुजरात में भी है। अब मध्य प्रदेश के कुल एरिया का कितना हिस्सा इसमें आता है, इस पर स्रोतों में फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक पाई चार्ट स्रोत 2 में 9.8% दिखाता है, पर इसरो का डेटा 14.2% कहता है। अच्छा, ये अंतर क्यों हो सकता है? ये कई बार मापने के तरीके या किस साल का डेटा है उस वजह से होता है। लेकिन गुजरात का हिस्सा करीब 9.07% और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 76.73% बताया गया है। मूल बात यह है कि ये मध्य प्रदेश और खासकर महाराष्ट्र के लिए एक अहम नदी सिस्टम है। ठीक है, अब थोड़ा मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से की तरफ चलते हैं, गोदावरी अपवाह तंत्र। हाँ, ये तंत्र मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों जैसे सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, इनमें पड़ता है। यहाँ की जो मुख्य नदियां हैं, वैनगंगा, पेच, वर्धा, कन्हान, ये सब दक्षिण की तरफ बहती हैं। दक्षिण की ओर? जी।
दक्षिण की ओर बहकर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में मिल जाती हैं, जो कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश का कितना एरिया इसमें आता है? WRIS इंडिया 2014 के आंकड़ों के हिसाब से ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.1% है, यानी करीब 21,821 वर्ग किलोमीटर। अगला है माही अपवाह तंत्र। ये शायद तुलना में छोटा है। हाँ, ये मध्य प्रदेश के छोटे अपवाह तंत्रों में गिना जाता है। मुख्य नदी माही है, जो धार जिले की सरदारपुर तहसील के पास मिंडा गांव की विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है। बच्चा धार से? जी, यहाँ से निकलकर ये पहले उत्तर पश्चिम की तरफ जाती है राजस्थान में, फिर दक्षिण पश्चिम मुड़कर गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश में इसका कितना योगदान है? मध्य प्रदेश में इसका कैचमेंट एरिया बहुत कम है, सिर्फ 3,842 वर्ग किलोमीटर। ये राज्य के कुल एरिया का सिर्फ 1.2% है। अनास और पनाम इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। और अंत में वो तंत्र जो मध्य प्रदेश में बस नाम मात्र का है, महानदी अपवाह तंत्र। बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। इसका एरिया सिर्फ 154 वर्ग किलोमीटर है। आप सोचिए, राज्य के क्षेत्रफल का केवल 0.05% हिस्सा। 154 वर्ग किलोमीटर, ये तो बहुत ही कम है। इसमें कौन सी नदियां आती हैं फिर? असल में इस तंत्र का जो मुख्य फैलाव है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश में तो बस हसदेव नदी के कैचमेंट एरिया का एक बहुत ही छोटा सा कोना अनूपपुर शहडोल जिलों की सीमा के पास छूता है। अच्छा, सिर्फ छूता है? हाँ, हसदेव, सोनपारी, ताज इस तंत्र की नदियां हैं, लेकिन उनका मुख्य बहाव मध्य प्रदेश के बाहर है। इससे ये भी पता चलता है कि कैसे राज्यों की सीमाएं और नदी घाटियों की प्राकृतिक सीमाएं एकदम अलग-अलग हो सकती हैं। तो ये थे मध्य प्रदेश के 6 मुख्य अपवाह तंत्र। इनमें से एक नदी, नर्मदा, को तो प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। स्रोतों में इस पर काफी जानकारी है। क्यों ना इस पर थोड़ी और गहराई से बात करें? हाँ, बिल्कुल। नर्मदा का तो उद्गम स्थल ही बड़ा सुंदर है। अनूपपुर जिले में मैकल पर्वत श्रेणी पर अमरकंटक का पठार है। वहां पुष्पराजगढ़ तहसील में समुद्र तल से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसकी लोकेशन भी इसे खास बनाती है ना? हाँ, बिल्कुल। नर्मदा को पारंपरिक तौर पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की एक तरह की सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमा माना जाता है। और जैसा हमने बात की, ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बनी रिफ्ट वैली में पश्चिम की ओर बहती है। ये भारतीय प्रायद्वीप का जो सामान्य ढलान है ना, पश्चिम से पूरब की ओर, उसके बिल्कुल विपरीत है। हाँ, ये बहुत खास बात है। और नर्मदा मतलब शानदार झरने। धुआंधार का नाम तो खैर सभी ने सुना है। हाँ, स्रोत 4 में कई झरनों का जिक्र है। जबलपुर के पास भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानों के बीच से गिरता धुआंधार तो दुनिया भर में मशहूर है। फिर महेश्वर, खरगोन के पास सहस्त्रधारा झरना है, और जहाँ से निकलती है अमरकंटक, वहाँ पास में ही कपिलधारा और दुग्धधारा झरने हैं। ये सब इसकी यात्रा को बहुत सुंदर बनाते हैं। एक और खास बात जो बार बार पढ़ने में आती है, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती। ये सही है। पूरब की तरफ बहने वाली नदियां जैसे गंगा, गोदावरी, महानदी, वो अपने मुहाने पर मिट्टी जमा करके त्रिकोण जैसा डेल्टा बनाती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहकर सीधे समुद्र में मिलती हैं और एक संकरी खाड़ी जैसा एस्चुरी या ज्वारनद मुख बनाती हैं। ये गुजरात में भड़ौज के पास खंबात की खाड़ी में अरब सागर से मिलती है। इसकी कुल लंबाई और ये कहाँ-कहाँ बहती है, इसके बारे में क्या जानकारी है? नर्मदा की कुल लंबाई करीब 1312 किलोमीटर है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में ही बहता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में ही बहता है। एक स्रोत में ये लंबाई 1065 की भी दी है, जो शायद मापने के पॉइंट में अंतर से हो। मध्य प्रदेश के बाद ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है। नर्मदा घाटी परियोजना भी तो बहुत चर्चा में रही है। हाँ, इस पर कई बड़े मल्टीपर्पज परियोजनाएं बनी हैं। इनमें गुजरात का सरदार सरोवर बांध और मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर या पुनासा और ओंकारेश्वर बांध मुख्य हैं। इनसे सिंचाई, बिजली और पीने के पानी की जरूरतें पूरी होती हैं। इसके किनारे बसे मुख्य शहर या स्थान कौन से हैं? जहां से निकलती है अमरकंटक, वो तो एक बड़ा तीर्थ है ही। इसके अलावा डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, अब नर्मदापुरम, नेमावर, महेश्वर,
ओंकारेश्वर, बड़वानी जैसे कई ऐतिहासिक, धार्मिक और प्रशासनिक महत्व वाले शहर और कस्बे इसके किनारे बसे हैं। क्या नर्मदा के कुछ पुराने या दूसरे नाम भी हैं जिनका स्रोतों में जिक्र है? हाँ, कई नाम मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद में इसका नाम रेवा है, मैकल पर्वत से निकलती है, इसलिए मेकल सुता मतलब मेकल की बेटी भी कहते हैं। अच्छा, मेकल सुता। जी। और नाम है सोमो देवी और शंकरी, शिव की पुत्री। एक यूनानी भूगोलवेत्ता थे टॉलेमी, उन्होंने इसे नामोदोस कहा था। एक स्रोत में इसे रिवर ऑफ प्लेजर यानी आनंद की नदी भी बताया गया है। स्रोतों में घाटों और झरनों की लिस्ट भी दी है। जी, जैसे जबलपुर का भेड़ा घाट और ग्वारी घाट, होशंगाबाद का सेठानी घाट, नरसिंहपुर का बर्मा घाट, खरगोन का महेश्वर घाट, ये सब बहुत मशहूर हैं। और स्रोत 4 की टेबल में खास झरने बताए हैं, जैसे कपिलधारा, दुग्धधारा अनूपपुर में, धुआंधार भेड़ाघाट जबलपुर, सहस्त्रधारा महेश्वर खरगोन और मांधार दर्दी खंडवा बड़वा के पास। नर्मदा की सहायक नदियों के बारे में भी जानकारी है। संख्या तो काफी बड़ी लगती है, 41। हाँ, स्रोत 5 के अनुसार कुल 41 सहायक नदियां हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये बटी हुई हैं काफी बराबर। 22 नदियां बाएं किनारे से यानी दक्षिण में सतपुड़ा की तरफ से और 19 नदियां दाएं किनारे से यानी उत्तर में विंध्याचल की तरफ से आकर मिलती हैं। ये नर्मदा की रिफ्ट वैली वाली बनावट को भी दिखाता है। क्या कुछ मुख्य सहायक नदियों के नाम बता सकती हैं? हाँ, उत्तर से यानी दाएं किनारे से आने वाली मुख्य नदियों में हिरन, टिंदोनी, बरना, कोलार, मान, हथनी और ओरसंग हैं। और दक्षिण से यानी बाएं किनारे से आने वाली में बुरनेरा, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी और गोई ये खास हैं। इनमें से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी तवा है। इसकी लंबाई करीब 172 किलोमीटर बताई गई है। ये पचमढ़ी के पास महादेव पहाड़ियों सतपुड़ा से निकलती है और होशंगाबाद नर्मदापुरम के पास बांद्रा भान नाम की जगह पर नर्मदा से मिल जाती है। स्रोत 5 में कुछ खास परीक्षा बिंदु या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी दिए गए हैं। हाँ, ये नर्मदा की अहमियत को और अच्छे से बताते हैं। जैसे एक लेखक और पर्यावरणविद थे श्री अमृतलाल वेगड़ जी। उन्होंने नर्मदा की पैदल यात्रा की थी और उस पर कई किताबें लिखी। अच्छा। उन्हें नर्मदा पुरुष कहा जाता है। हाँ। और जैसा पहले कहा, इसे रिवर ऑफ प्लेजर भी कहा गया है। ये मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की लाइफलाइन मानी जाती है। और इसे जीवित इकाई का दर्जा भी मिला हुआ है। ये क्या है? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। अच्छा। 2017 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में नर्मदा नदी को एक जीवित मानव इकाई यानी लिविंग ह्यूमन एंटिटी का दर्जा दिया। इसका मतलब है कि इसे कानूनी अधिकार मिले हैं जैसे किसी इंसान को मिलते हैं और इसका संरक्षण करना कानूनी जिम्मेदारी है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ये भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है। और ये डेल्टा नहीं बनाती, ये पॉइंट फिर से दोहराया गया है। हाँ, ये इसकी एक खास भौगोलिक पहचान है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि ये भूगर्भीय रूप से गंगा से भी ज्यादा पुरानी नदी है। अरे वाह। जी। और जैसा हमने कहा, ये भारतीय प्रायद्वीप के सामान्य ढलान के खिलाफ बहती है। इसे शिवपुत्री भी कहते हैं। और खंडवा जिले में जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो नर्मदा नदी के बनाए मानधाता द्वीप पर ही है। और भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानें तो हैं ही लाजवाब। नर्मदा की इतनी सारी बातें जानने के बाद उसकी बहन कही जाने वाली ताप्ती नदी पर एक नजर फिर से डाल लेते हैं संक्षेप में। जरूर। जैसा हमने पहले बात की, ताप्ती का उद्गम बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील में सतपुड़ा रेंज से होता है। ये भी नर्मदा के दक्षिण में लगभग उसके पैरेलल ही पश्चिम दिशा में एक रिफ्ट वैली में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी मुख्य सहायक नदी और किनारे बसे शहर। पूर्णा इसकी सबसे मुख्य सहायक नदी है। सिपरा, गंजाल जैसी और भी सहायक नदियां हैं। इसके किनारे उद्गम स्थल मुल्ताई और ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर बसे हुए हैं। ताप्ती का भी कोई खास उपनाम है जैसे नर्मदा का है। हाँ, इसे सूर्यपुत्री कहा जाता है, जैसे नर्मदा को शिवपुत्री कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखें, मध्य प्रदेश के नदी प्रणालियों का नज़ारा वाकई में बहुत शानदार और विविधता भरा है। नदियों का मायका नाम बिल्कुल सही लगता है। निश्चित रूप से इन स्रोतों से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि मध्य प्रदेश में पानी के निकास के सिस्टम में कितनी जबरदस्त वैरायटी है।
6 अलग-अलग बेसिन हैं। पानी को उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब हर तरफ ले जाते हुए अलग-अलग समुद्रों और बड़ी नदियों में मिला रहे हैं। ये भौगोलिक विविधता ही इसे खास बनाती है। और ये नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। जीवन रेखा हैं, तीर्थ स्थल हैं, ऐतिहासिक कहानियां जुड़ी हैं इनसे। बिल्कुल। एक और बात जो इन स्रोतों से सामने आती है वो है भौगोलिक आंकड़ों में कभी-कभी थोड़ा फर्क होने की संभावना। हमने देखा ना कैसे गंगा, ताप्ती और नर्मदा के एरिया या लंबाई के आंकड़ों में अलग-अलग स्रोतों में थोड़ा-थोड़ा अंतर था। हाँ था। ये ज्योग्राफिकल स्टडीज में आम बात है। ये मापने की अलग-अलग तकनीकों, समय के साथ हुए बदलावों या स्रोतों के आधार वर्ष में अंतर के कारण हो सकता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जानकारी हमेशा विकसित होती रहती है। तो ये थी हमारी मध्य प्रदेश की नदियों और उनके अपवाह तंत्रों पर आधारित एक गहरी पड़ताल, जो हमें इन स्रोतों से मिली जानकारी पर आधारित थी। हमने उनके रास्तों, उनकी खासियतों और उनके महत्व को समझने की कोशिश की। हाँ, लेकिन यहाँ उठकर एक सवाल पर सोचना जरूरी है ना? ये स्रोत हमें इन नदियों का प्राकृतिक रूप और उनके रास्ते तो दिखाते हैं, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि इन पर जो इंसानी दखल हो रहा है या होता आया है, चाहे वो सरदार सरोवर जैसे बड़े-बड़े बांध हों या बढ़ता हुआ प्रदूषण हो या फिर नर्मदा को जीवित इकाई घोषित करने जैसे बचाने के अच्छे प्रयास हों, ये सब मिलकर इन जरूरी नदियों के भविष्य के बहाव को, उनके रूप को और उन पर निर्भर जीवन को आगे चलकर किस तरह से बदल रहे होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें लगातार खोजते रहना होगा।